गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले द लिविंग वर्ल्ड। तो शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। द एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट इन which we find living organisms, be it cool mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leaves us speechless. The beauty of galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers, or the attacking shark evokes a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside the cell, make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. The first is a technical 1 and 6 answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is philosophical 1 and 6 answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. तो अभी हम इसके बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा लिविंग वर्ल्ड कितना अच्छा है। मतलब हम जब भी आसपास देखते हैं हमें कुछ ना कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के टाइप्स की रेंज बहुत ही अमेजिंग है। जिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट्स में हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे ठंडे पहाड़, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर, लेक्स, डेजर्ट या हॉट स्प्रिंग्स, ये सब हमें स्पीचलेस कर देते हैं। एक दौड़ते हुए घोड़े की ब्यूटी, माइग्रेट करते हुए बर्ड्स, वैली ऑफ फ्लावर्स या फिर अटैक करता हुआ शार्क, ये सब हमें और गहरा वंडर फील करवाते हैं। मतलब बहुत अच्छा फील करवाते हैं ये जब हम ये सब जो हमारी लिविंग वर्ल्ड की ब्यूटी है वो देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो पॉपुलेशन के मेंबर के बीच इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉर्पोरेशन कम्युनिटीज़ के बीच इंटरेक्शंस या फिर सेल के अंदर होने वाला मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है, सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर लाइफ होती क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर दो इम्प्लिक क्वेश्चंस होते हैं। पहला एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो ये पूछता है कि लिविंग चीज़ नॉन लिविंग से कैसे अलग है। दूसरा एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो ये पूछता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। साइंटिस्ट होने के नाते हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिविंग क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे लिविंग diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of organisms, be it potted plants, insect, birds, your pets, or other animals and plants. तो अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत वैरायटी दिखेगी, जैसे पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, पेट्स और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो नेकेड आई से दिखते नहीं, लेकिन वो आपके आसपास होते हैं। तो फिर अभी हम देखेंगे आगे। There are also several organisms that cannot see with your naked eyes, but they are all around you. ये है हमारा। तो if you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase. तो जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते हो वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म की रेंज और वैरायटी भी बढ़ जाती है। अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में जाओ तो आपको और भी ज़्यादा नंबर और टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखने के चांसेस होते हैं। तो देखिए observation in the range and variety of organisms that you can see will increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you may be probably see a much greater number of kinds of living organisms. तो ये हुआ हमारा each different kind of plants, animals or organism that you see represent a species.
The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to the diversity or the number and the types of organisms present on Earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. हर अलग टाइप का प्लांट, एनिमल या ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हो एक स्पेसीज रिप्रेजेंट करता है। अब तक जो स्पेसीज डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई की गई है उनकी संख्या लगभग 1.7 से 1 मिलियन है। इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी अर्थ पर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म की नंबर और टाइप्स। ये याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए एरिया से एक्सप्लोर करते हैं और पुराने भी नए ऑर्गेनिज्म लगातार डिस्कवर होते रहते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. These local names will vary from place to place, even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer the organism we are talking about. तो जैसे पहले बताया गया, दुनिया में मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है। हम अपने एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स को उनके लोकल नेम्स से जानते हैं। ये लोकल नेम्स जगह जगह पर हटा के एक ही कंट्री के अंदर भी अलग अलग हो सकते हैं। सोचो, अगर हम एक दूसरे से बात करने के लिए कॉमन सिस्टम यूज़ ना करें तो कितनी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो हेंस देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ known by the same name all over the world. The process is called nomenclature. तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम को स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी है ताकि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जा सके। इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. तो नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल होते हैं जब ऑर्गेनिज्म को सही तरह से डिस्क्राइब किया गया और हम जानते हो कि नाम किस ऑर्गेनिज्म को दिया जा रहा है। इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं और इसे ही हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द study, number of scientists have established procedures to assign scientific names to each known organism. This is acceptable to biologists and all over the world. For plants, scientists' names are based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature (ICZN). The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the possible in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. स्टडी को ईजी बनाने के लिए साइंटिस्ट ने रूल्स और प्रोसीजर बनाए हैं जिनके थ्रू हर नॉन ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट करते हैं। प्लांट्स के लिए ये रूल्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी ICBN में दिया गया है। एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी ICZN यूज़ होता है। साइंटिफिक नेम्स ये इंश्योर करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो और डिस्क्रिप्शन पढ़कर दुनिया के किसी भी कोने का साइंटिस्ट उसी ऑर्गेनिज्म का सेम नाम यूज़ करें। एक नाम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए पहले से यूज़ ना हो। तो फिर देखेंगे, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड scientific names to non-organisms. Each name has two components, the generic name and the specific epithet.
This system of the providing a name with two components is called binomial nomenclature. This naming system given by Carlos Linnaeus is being practiced by biologists all over the world. This naming system used a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. The scientific name of mango is written as Magnifera indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Magnifera represents a genus, while indica is a particular species or a specific epithet. Other rules of nomenclature are as follows. तो बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स फॉलो करके साइंटिफिक नेम देते हैं. हर साइंटिफिक नेम को दो पार्ट्स होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट. इस सिस्टम को बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ये नेमिंग सिस्टम कार्लियस लिनियस ने दिया था और आज भी पूरी दुनिया में फॉलो होता है. एग्जांपल्स के लिए मैंगो को लेते हैं. मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका. यहाँ पे जो मैग्निफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और जो इंडिका है जो स्पेसिस या स्पेसिफिक एपिथेट को ये करता है, रिप्रेजेंट करता है. तो नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स होते हैं. सबसे पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. तो बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं. तो दूसरा, द फर्स्ट वर्ड इज इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट. पहला वर्ड जीनस होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है. थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम वेयर वेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. हैंड रिटन नेम्स को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है और प्रिंटेड नेम्स इटैलिक्स में होते हैं. फोर्थ देखें. द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera indica. जीनस का पहला लेटर एक कैपिटल होता है और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर स्मॉल होता है. ये जैसे मैग्निफेरा इंडिका है. यहाँ पे मैग्निफेरा जीनस है और जो इंडिका है वो स्पेसिस है. नेम ऑफ द author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and is written in an abbreviated form. Example, Magnifera indica Lin. बायोलॉजिकल नाम के एंड में यानी स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नाम लिखा जाता है और वो शॉर्ट यानी कि एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है. जैसे मैग्निफेरा इंडिका लिन. यहाँ पे लिन जो है वो ऑथर का नाम रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसिस वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस. तो इसका मतलब है कि इस स्पेसिस को सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था. सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group. While image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of a Alastian, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would, of course, think of animals with external ears and body hairs. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture is in each of our minds will be of wheat plants, not of rice or any other plants. तो
बायोलॉजिकल नाम के एंड में यानी स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नाम लिखा जाता है। तो ये हमने देखा। तो अभी हम देखेंगे क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए इसको पॉसिबल बनाने के लिए कुछ तरीके मेथड्स डेवलप करने पड़ते हैं। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है चीज़ों को उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पर कन्वीनियंट ग्रुप्स में बनाता है। फॉर एग्जांपल, हम इजीली प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स या इंसेक्ट्स जैसे ग्रुप्स को पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन टर्म्स का यूज़ करते हैं, हम उस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के कुछ खास कैरेक्टर्स को एसोसिएट कर लेते हैं। अगर हम डॉग के बारे में सोचें तो हमें ऑब्वियसली डॉग्स ही दिखाई देगा, कैट्स नहीं। और अगर हम अलास्टियन कहें तो हमें क्लियरली समझ आ जाता है कि किस टाइप के डॉग की बात हो रही है। इसी तरह अगर हम मैमल्स कहें तो हमें याद आता है कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर्स होते हैं। प्लांट्स में अगर हम वीट कहें तो हमारे दिमाग में वीट प्लांट की इमेज आती है, राइस या कोई और प्लांट की नहीं। Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. इसलिए डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स जैसे टर्म्स कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। इन कैटेगरीज के लिए साइंटिफिक टर्म टैक्सा, सिंगुलर टैक्सॉन होता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे हेंस based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process is known as classification. This process of classification is taxonomy. External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies. ये समझना जरूरी है कि टैक्सा डिफरेंट लेवल्स पर हो सकता है। जैसे प्लांट्स भी एक टैक्सा है और वीट भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स सब टैक्सा है, लेकिन डॉग एक मैमल्स होता है और मैमल्स एनिमल्स के अंदर आते हैं। इसलिए ये सब डिफरेंट लेवल्स के टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह अभी हम देखेंगे आगे का। Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. इस तरह कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। मॉडर्न टैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ये सब टैक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेस होती है। टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है। ह्यूमंस हमेशा से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते हैं। स्पेशली अपनी नीड्स के लिए पहले के टाइम में हम ह्यूमंस को फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर के सोर्सेज ढूंढने होते थे। तो इसलिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनिज्म के यूजेस पर बेस्ड थी। तो हम ह्यूमन बीइंग्स were since long not only interested in knowing about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematic is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organism, lineage.
organisms. Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. तो इंसान सिर्फ ऑर्गेनिज्म के टाइप्स ही नहीं बल्कि उनके बीच के रिलेशनशिप जानना भी चाहते थे. इस ब्रांच के स्टडी को हम सिस्टेमिक्स कहते हैं. सिस्टेमिक्स वर्ड्स लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है जिसका मतलब होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट. लिनियस ने अपनी बुक का नाम सिस्टेमा नेचुरी रखा है. बाद में सिस्टेमिक्स का स्कोप और बढ़ गया और इसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड हो गया. सिस्टेमेटिक ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशन को भी कंसिडर करता है. तो अभी हम देखेंगे टैक्सोनॉमी.